तो चलिए आज बात करते हैं उस शख्सियत की जिसने आधुनिक भारत की नींव रखने में एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी रोल निभाया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हम समझने की कोशिश करेंगे उनकी जिंदगी और उनके उन जबरदस्त विचारों को जिन्होंने सदियों से चली आ रही एक व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। शुरुआत करते हैं उनके इस एक बयान से, एक बहुत ही शक्तिशाली, यहाँ तक कि एक विद्रोही बयान जिसने उनकी जिंदगी के आखिरी दौर को एक दिशा दी। तो आइए उस पूरे सफर को समझते हैं, परत दर परत, जो उन्हें इस फैसले तक ले आया। अच्छा, तो उनकी कहानी को समझने के लिए हम इन कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि असंतोष के बीज कहाँ से आए, फिर उनके उस क्रांतिकारी विश्लेषण को समझेंगे, अधिकारों के लिए उनके संघर्ष की बात करेंगे, और हाँ, विचारों के उस मशहूर टकराव को भी देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे उस अधूरी क्रांति की जो वो पीछे छोड़ गए। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, अंबेडकर की जो लड़ाई थी ना, वो सिर्फ किताबी या दिमागी नहीं थी। नहीं, ये बहुत बहुत ज्यादा व्यक्तिगत थी। एक ऐसी लड़ाई जो रोजमर्रा के अपमान की आग में तप कर तैयार हुई थी। देखिए, उनका जन्म 1891 में महार जाति में हुआ था, जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था। स्कूल में भी उन्हें अलग बैठने के लिए अपनी बोरी खुद ले जानी पड़ती थी। टीचर तक उनकी कॉपियों को हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन कमाल की बात ये थी कि उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उन्हें अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। पर सोचिए, जब वो 1917 में इतनी बड़ी डिग्री लेकर भारत लौटे, तो भी उनके साथ वही भेदभाव, वही सब कुछ जारी रहा। और ये भेदभाव कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मतलब एक इतने पढ़े लिखे अफसर होने के बाद भी ऑफिस के चपरासी फाइलें उनके मुंह पर फेंक कर देते थे ताकि कहीं छूने से वो अपवित्र न हो जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ अपमान की घटनाएं नहीं थी, यही वो चिंगारियां थीं जो उनके अंदर उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के मिशन का ईंधन बनी। एक ऐसी व्यवस्था जो इंसान से उसकी सबसे बुनियादी चीज, उसकी गरिमा, छीन लेती थी। और यहीं से हम उनके सफर के दूसरे पड़ाव पर आते हैं। ये जो उनकी अपनी पीड़ा थी, उनका अपना अनुभव था, इसी ने उन्हें समस्या की जड़ तक पहुंचाया। और उन्होंने समाज का एक ऐसा क्रांतिकारी विश्लेषण किया जो आज भी उतना ही जरूरी है। बात है 1936 की। एक सुधारवादी सोच वाले समूह ने अंबेडकर को भाषण देने के लिए बुलाया। उन्होंने भाषण तैयार किया जिसका टाइटल था जाति का विनाश। लेकिन हुआ ये कि जब आयोजकों ने भाषण पढ़ा तो उसके तेवर देकर वो घबरा गए। उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही भड़काऊ है, और उन्होंने अंबेडकर से कहा कि इसके कुछ बड़े हिस्से हटा दीजिए। अब अंबेडकर का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, मैं इसमें से एक कॉमा भी नहीं बदलूंगा। जाहिर है, उन्होंने साफ मना कर दिया। नतीजा, वो सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया। तो फिर अंबेडकर ने क्या किया? उन्होंने वो भाषण खुद ही छपवा दिया, और आगे चलकर यही उनकी सबसे मशहूर और सबसे असरदार किताबों में से एक बनी। तो उनका मूल तर्क क्या था? वो कह रहे थे कि सिर्फ साथ खाने पीने से या इंटरकास्ट शादियों से ये मसला हल नहीं होगा। नहीं, उनके मुताबिक अगर इस व्यवस्था को सच में तोड़ना है तो उन धार्मिक धारणाओं को ही नष्ट करना होगा जिन पर जाति की नींव टिकी हुई है। मतलब साफ था, अंबेडकर के लिए जाति सिर्फ एक सामाजिक नहीं बल्कि एक धार्मिक समस्या थी, और इसका इलाज भी एक धार्मिक क्रांति से ही हो सकता था। अब देखिए, अंबेडकर सिर्फ लिखने वाले या सोचने वाले इंसान नहीं थे, वो एक्शन में विश्वास रखते थे। उन्होंने आगे आकर लोगों को लीड किया और अपने इन क्रांतिकारी विचारों को जमीन पर उतारा, एक सीधी और सांकेतिक कार्रवाई के जरिए। इसकी एक जबरदस्त मिसाल है महाड सत्याग्रह। हुआ ये कि महाड शहर में कानूनन तो अछूतों को सार्वजनिक तालाब से पानी लेने की इजाजत थी, लेकिन ऊंची जाति के लोग उन्हें ऐसा करने से रोकते थे। बस इसी अन्याय ने भारत में नागरिक अधिकारों की लड़ाई के एक सबसे ऐतिहासिक पल की नींव रखी। ये बात है साल 1927 की। अंबेडकर ने महाड सत्याग्रह का आयोजन किया। ये पानी के हक के लिए एक अहिंसक मार्च था। तो 20 मार्च को अंबेडकर हजारों दलितों के साथ उस चवदार तालाब तक पहुंचे। वो खुद घुटनों पर बैठे और उस तालाब से पानी पिया, और फिर उनके पीछे पीछे हजारों लोगों ने वही किया। सोचिए, पानी पीने जैसा एक मामूली सा काम उस दिन बराबरी और मानवाधिकारों का एक क्रांतिकारी ऐलान बन गया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इस कदम के बाद हिंसा भड़क उठी, अफवाहें फैलाई गईं और ऊंची जाति की भीड़ ने सत्याग्रह में शामिल लोगों पर हमला कर दिया। इसके बावजूद अंबेडकर ने जोर देकर कहा कि कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा।
और भले ही उन पर हमला हुआ, ये सत्याग्रह एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसने दलित अधिकारों के लिए एक नए, संगठित और मुखर संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। अंबेडकर का ये जो क्रांतिकारी तरीका था, इसने उन्हें उस दौर की एक और सबसे बड़ी हस्ती महात्मा गांधी के साथ विचारों के एक सीधे टकराव में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, दोनों ही शोषितों का भला चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रॉब्लम को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। जहां अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म ही कर देना चाहिए, वहीं गांधी जी को लगता था कि इसमें सुधार किया जा सकता है, अस्पृश्यता को पाप बताकर हटाया जा सकता है। अंबेडकर कानूनी और राजनीतिक सुरक्षा चाहते थे, तो गांधी जी का जोर ऊंची जातियों के हृदय परिवर्तन पर था। और यही वजह थी कि अंबेडकर दलितों के लिए अलग चुनावी प्रतिनिधित्व यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, जिसका गांधी जी ने ये कहकर विरोध किया कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। इसी टकराव का नतीजा था 1932 का मशहूर पूना पैक्ट। अब हम सब जानते हैं कि अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। उन्होंने न्याय और बराबरी के सिद्धांतों को देश के कानून का हिस्सा बनाया, लेकिन उनका अपना क्रांतिकारी काम अभी खत्म नहीं हुआ था। 1951 में उन्होंने भारत के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें अहम भूमिकाओं से दूर रखा जा रहा है। वो सरकार के रवैये से बहुत नाखुश थे, खासकर अनुसूचित जातियों के अधिकारों को लेकर। उन्हें महसूस हो रहा था कि दलितों का शोषण तो वैसे ही जारी है और सरकार का ध्यान दूसरी तरफ है, और जिस हिंदू कोड बिल के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, उसे भी टाल दिया गया था। तो उनका ये इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक विरोध था, एक ऐलान था कि संविधान में वादे कर देना ही काफी नहीं होता। अगर उन्हें लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो तो वो वादे खोखले हैं। और फिर आया उनकी जिंदगी का वो आखिरी और सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम। 1956 में उन्होंने अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा किया कि वो एक हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे। उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये उस धार्मिक ढांचे को पूरी तरह से नकार देना था जिसे वो जाति के जुल्म की जड़ मानते थे। इस एक कदम ने करोड़ों लोगों के लिए एक नई पहचान का रास्ता खोल दिया। तो देखिए, अंबेडकर के काम ने भारत को एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए संवैधानिक हथियार तो दे दिए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस जाति के विनाश की उन्होंने बात की थी, क्या वो क्रांति पूरी हो गई है? उनकी विरासत कोई खत्म हो चुकी कहानी नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, और ये आज हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है।